नमस्कार तमाम सुनने वाले सभी मित्रों का एक बार फिर इंस्पायर पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज के दिन की शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशन शायरी के साथ। कमज़ोर तब रुकते हैं जब वह थक जाते हैं, कमज़ोर जब रुकते हैं जब वह थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। मित्रों, कल हमने बात की थी वर्ण विचार के बारे में, हमने पढ़ा था। व्याकरण का सामान्य परिचय भी हमने किया था कि व्याकरण की परिभाषा के बारे में हमने पढ़ा था। फिर व्याकरण के अंदर पढ़ा था कामता प्रसाद गुरु के द्वारा जो बताई गई परिभाषा, और उसके बाद हमने ध्वनि चिन्हों के बारे में पढ़ा था, लिपि चिन्हों के बारे में भी पढ़ा है। उसके बाद हमने अक्षर के बारे में जाना। अब वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई व्याकरण को 3 भागों के अंदर हमने डिवाइड किया था: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इनमें से हमने शुरुआत कर दी थी वर्ण विचार के बारे में। वर्ण विचार के अंदर हमने पढ़ा था वर्णों की जो समूह होता है उनको वर्णमाला कहते हैं, और हिंदी के अंदर हमने कुल मिला के 52 वर्णों के बारे में जानकारी हासिल की थी। अब व्यवस्थित रूप से उनको 52 वर्णों को किस प्रकार से बांटा गया है वो अपन आज इस वीडियो के अंदर शुरुआत करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्ण विचार। वर्ण विचार, वर्ण विचार किसे कहते हैं? आपने जाना था कि जो लिखित भाषा होती है, भाषा जो उनसे उच्छृत है, जो उनके लिपिबद्ध चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। और व्यवस्थित रूप से वर्णों की इकाई होती है जो क्या होती है, वो भाषा होती है। भाषा के माध्यम से हमने इसकी वर्णों की वृत्त समूह को वर्णमाला कहते हैं। और सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। तो वर्ण के बारे में हम व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो अपन जानेंगे वर्णों के भेद या प्रकार। देखिए, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। वर्णों को मुख्य रूप से 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, 2 भागों के अंदर बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। व्यंजनों की संख्या यदि करें तो कितनी है? 33। और स्वरों की संख्या पूछे तो कितनी है? हिंदी के अंदर 11 स्वर बताए गए हैं। आज अपन सिर्फ न सिर्फ बात करेंगे स्वर के बारे में कि स्वर क्या होता है, स्वर किसे कहते हैं। स्वर होता है जिसको अपन स्वतंत्र रूप से इसको उच्चारित कर सकते हैं, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की हमें उच्चारण करने में बाधा नहीं होती है, उसको क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और ये व्यंजन क्या होता है? ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, इनका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता है। मित्रों, हम जानेंगे 2 भेद वर्णों के 2 प्रकार हमने जाने, स्वर और व्यंजन। स्वर तो उसे कहेंगे जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो सकता है, जिनके अंदर किसी भी प्रकार की हमें बाधा उत्पन्न नहीं होगी, वो तो होगा स्वर। और जिनके उच्चारण करने में हमें कठिनाई महसूस होगी वो होगा व्यंजन। तो बात करेंगे स्वरों की, तो स्वरों की संख्या हमें बताई गई है 11। हिंदी के अंदर स्वरों को 11 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से हैं 11 स्वर, वो अपन जानेंगे। और स्वरों की परिभाषा पहले आप जान लो। स्वर की परिभाषा, स्वर की हम जानेंगे परिभाषा। वो ध्वनियां होती हैं जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वर यंत्र या
मुख विवर में निर्बाधित होता है उसे स्वर कहते हैं। अब आपने जाना कि वह ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि वो कैसे होते हैं, स्वतंत्र रूप से इसका उच्चारण किया जा सकता है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई बंधन नहीं होता है, ये आज़ादी होती है। इसमें क्या होती है, इसका उच्चारण आराम से आप कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की आपकी कहीं जीभ टच नहीं होगी। और इसके अंदर क्या है, व्यंजन इसका उल्टा है, विपरीत है। व्यंजन के अंदर क्या होता है, कहीं न कहीं जीभ टच हो जाती है बोलते समय। और अपन स्वरों को बात कर रहे हैं, स्वरों की बात कर रहे हैं, तो स्वरों के अंदर स्वरों को कितने प्रकार से बांटा गया है, स्वरों का वर्गीकरण क्या है, अपन जानेंगे स्वरों का वर्गीकरण। हेडिंग लगाओ, स्वरों का वर्गीकरण। क्या लिखेंगे, स्वरों को कितने प्रकार से बांटा गया है। तो स्वरों को अलग अलग प्रकार से बांटा गया है, उच्चारण स्थान पर या स्वतंत्र मात्रा के आधार पर बांटा गया है, अलग अलग रूपों में। सर्वप्रथम अपन बात करेंगे स्वर के उच्चारण स्थान या मात्रा के आधार पर। ठीक है मित्रों, स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर इसको मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। कहीं कहीं आपको स्वतः उदाहरण भी बोलेंगे। मित्रों, अपन उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों को चार प्रकार से बांटा गया है। आप चार देखिए, अश्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर और वृत्त स्वर। इन आपको मुख्य रूप से दो प्रकार से देखने को मिलेंगे। प्लुत स्वर और वृत्त स्वर का उदाहरण आपको कहीं कहीं नहीं मिलेगा। आप मुख्य रूप से दो प्रकार देखने को मिलते हैं। और दो कौन कौन से प्रकार हैं, कौन कौन से, इसको ऋस्व स्वर, इसको लघु स्वर भी कहते हैं। लघु स्वर आए तो भी आप क्या बताओगे, ये है लघु स्वर, इसका कहते हैं गुरु स्वर। इनका दूसरा नाम मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर, इनको दीर्घ स्वर कहते हैं, गुरु स्वर कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब जानेंगे कि लघु स्वर कौन कौन से होते हैं, क्या होता है लघु स्वर, जिनके अंदर क्या होता है, लघु किसे कहते हैं, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के अंदर क्या होता है, कम समय लगता है, उसको क्या कहेंगे, जिनके उच्चारण में, इनकी परिभाषा लिखिए, ऋस्व स्वर, परिभाषा नोट डाउन करो, ऋस्व स्वर लिखो, जिन स्वरों के उच्चारण में
कम समय लगता है उसे ईश्वर स्वर या मूल स्वर कहते हैं। इनके अन्य नाम है लघु स्वर, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। कौन कौन से हैं? ये होते हैं चार। कितने होते हैं? चार। कौन कौन से होते हैं? एक तो अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये सभी क्या आते हैं? ये चारों हैं। अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये मूल स्वर है। इनको लघु स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है मित्रों? 7। बाकी बचे हुए 7 हैं दीर्घ स्वर। बाकी बचे हुए दीर्घ स्वर की संख्या। दीर्घ स्वर की परिभाषा एक बार लिख लीजिए। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर की परिभाषा होगी दीर्घ स्वर का क्या होगा? ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। देखो, जिन स्वरों के उच्चारण में ईश्वर स्वर या लघु स्वर से दो गुना समय लगता है, उसे मित्रों क्या कहेंगे? उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। ह्रस्व स्वर कम समय लगता है जिनके उच्चारण में, दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। इनकी संख्या 7 बताई गई है। कौन कौन से 7 है? आप नोट डाउन करो। आ, बड़ी, बड़ा ओ, ए, आई, ओ, आओ। कौन कौन से मित्रों? आ, बड़ी, बड़ा, ए, आई, ओ और आओ। अब आप भी बोलोगे सर कि अंग और अह ये दो भी पढ़ते हैं। आप बताओगे कि ये सर क्या होता है? आप पढ़ते आए हैं अंग और अह, ये क्या होते हैं ये भी आप जानेंगे। इसको कहते हैं अयोगवाह। क्या कहते हैं? अयोगवाह। ये अयोगवाह जानिए, इसके बारे में मैं बताऊंगा, परंतु पहले स्वरों का वर्गीकरण आप जान लीजिए। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, एक होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? प्लुत स्वर वह स्वर होता है जिनका उच्चारण करते समय में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय ज्यादा लगता है। इसका उच्चारण करते समय ये संस्कृत का है, मूल भाषा का स्वर है। हिंदी के अंदर कहीं कहीं इसका प्रयोग हमें मिलता है, क्योंकि इसमें समय ज्यादा लगता है, इसलिए ये धीरे धीरे क्या हो गया है? विलुप्त होने की कगार पर है। ये क्या है? जैसे अपन लिखते हैं ओम, इसमें क्या होगा? ऐसा यदि आपको देखने को मिलेगा, कहीं पर ओम शब्द देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देखेंगे ये 3 है, मतलब ये 3 लिखे हुए हैं अपने भारतीय भाषाओं के अंदर। ये 3 आपको देखने को मिले हैं, मतलब ओ की ध्वनि 3 बार, ओ का उच्चारण इतनी बार करेंगे कि 3 समय तक ओ को बोल पाए, इतना समय इसका होता है। इसलिए यह मूल भाषा का है, ये अभी अपने हिंदी के अंदर कहीं कहीं प्रयोग में देखने को मिलता है, क्योंकि समय ज़्यादा खर्च होता है, इसलिए इसका उच्चारण कम ही देखने को मिलता है। ये होगी इनकी परिभाषा।
एक होता है गृहीत स्वर, ये आप ये जानिए गृहीत स्वर क्या होता है, आगत स्वर जिनका दूसरा नाम है, या उनको मेहमान स्वर के नाम से भी जाना जाता है। कि क्या होता है गृहीत स्वर? गृहीत स्वर एक आपने देखा होगा एक ऐसा स्वर, इसके बारे में आप कम लोग ही जानते होंगे। देखो ये बच्चों आपने देखा होगा कि ये है, इसका स्वर का क्या नाम है, आगत स्वर। आगत स्वर इसका क्यों नाम दिया गया? क्योंकि ये दूसरी भाषाओं से अपने भाषाओं हिंदी भाषा ने ग्रहण किया है, दूसरी भाषाओं से आया हुआ है। गृहीत स्वर इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि इनको ग्रहण किया गया है, हिंदी भाषा ने अन्य अंग्रेजी भाषा से ग्रहण किया है, इसलिए इसको गृहीत स्वर कहते हैं। इसका अन्य नाम विदेशी स्वर भी कहते हैं। आपको पूछे कि विदेशी स्वर कौन सा है, तो क्या बताओगे आप? ये बताओगे। और इनका उच्चारण हमें अंग्रेजी शब्दों के वहां पर इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे अपन लिखते हैं कॉलेज, नॉलेज, हॉस्टल, इसके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं होता है, सिर्फ चंद्र होता है, बिंदु नहीं होता है, ये आप कहते हैं। इसके ऊपर ये बिंदु नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, चंद्र होगा। एक आप चंद्र बिंदु नाम जानते हैं। चंद्र बिंदु तो ये होता है, चंद्रमा होगा और बिंदु होगा। यहां पर क्या है, सिर्फ न सिर्फ चंद्रमा ही है, बिंदु नहीं है। ये आप कौन सा स्वर है? ये गृहीत स्वर है। कौन सा स्वर है? गृहीत स्वर है। मित्रों आपने स्वर को मात्राओं के और उच्चारण के आधार पर चार प्रकार से आपने चारों के चारों व्यवस्थित तरीके से पढ़े, आपको समझ में भी आए होंगे कि किस प्रकार से इसके कहते हैं। हमने अश्रु स्वर के बारे में पढ़ा, दीर्घ स्वर के बारे में भी पढ़ा, प्लुत स्वर के बारे में भी मैंने आपको बताया, गृहीत स्वर क्या होता है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट उनका उच्चारण वर्गीकरण किस प्रकार से स्वरों का किया गया है वो अपन जानेंगे कि उसका अगला स्वरों का वर्गीकरण कैसे होता है, किस प्रकार से किया जाता है। उच्चारण स्थान और मात्राओं के आधार पर हमने कर दिया कि इसकी मात्रा कैसी होती है। अब नेक्स्ट एक बार यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उच्चारण के आधार पर चार प्रकार हमने समझ लिए। अब नेक्स्ट इसका वर्गीकरण होगा स्वरों का, वह होगा ओष्ठ की आकृति के आधार पर। क्या होगा? ओष्ठ मतलब होठों की बनावट कैसी होती है उसके आधार पर उसको कितने प्रकार से स्वरों को बांटा गया है वो अपन जानेंगे। नेक्स्ट दूसरा है ओष्ठों की आकृति या बनावट के आधार पर हम जानेंगे मित्रों होठों की बनावट के आधार पर किस प्रकार से इसको बांटा गया है। इसको दो भागों में बांटा गया है। कितनी भागों में? इसकी आकृति एक तो होगी वृत्ताकार, क्या होगी? वृत्ताकार, और दूसरी है अवृत्ताकार। इसमें कैसा आकार होगा? वृत्त के समान होठ किसकी आकृति होगी? ओष्ठ। ओष्ठ मतलब होठ। होठों की आकृति कैसी होगी? वृत्त के समान होगी, गोल। कैसी होगी? वृत्ताकार। ऐसे स्वर
जिनका उच्चारण करते समय अपने होंठ कैसे होंगे, वृत्त के समान होंगे, तो उसको कहेंगे वृत्ताकार। और अवृत्ताकार, जिनके अंदर होंठ कैसे होंगे, वृत्त के समान नहीं होंगे, उसको कहेंगे अवृत्ताकार। तो अपन जानेंगे कि कौन से स्वर हैं जिनका उच्चारण वृत्ताकार होता है। वृत्ताकार के अंदर कौन कौन से आते हैं, एक तो उ, एक बड़ा उ, एक ओ, एक औ। आप मित्रों इन चारों को आप देखिए, बोल के भी आपके होंठ कैसे बनते हैं, होठों की आकृति कैसी बनती है, उ, ओ, औ। मतलब कि इसका उच्चारण करते समय होठों की आकृति कैसी बनती है, वृत्त के समान बनती है, इसलिए इसको वृत्ताकार कहा गया है। बाकी होंगे वो किस में आएंगे, बाकी सभी आएंगे अवृत्ताकार आएंगे। तो बाकी कौन कौन से हैं, बाकी है अ, आ, ई, बड़ी ई और री, ए और आई, ये सभी मित्रों इसमें आएंगे, ये हैं अवृत्ताकार में आएंगे। अब आप समझ गए होंगे कि कौन से वृत्ताकार होते हैं और कौन से अवृत्ताकार होते हैं। हमने दूसरा प्रकार होठों की बनावट के आधार पर जाना। अब नेक्स्ट अगला है जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। नेक्स्ट तीसरा वर्गीकरण है, वो क्या है मित्रों, तीसरा वर्गीकरण जीभ की क्रियाशीलता, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर शब्दों को कितने प्रकार से बांटा गया है वो आप जानेंगे मित्रों। सर्वप्रथम हम इसको 3 भागों के अंदर डिवाइड करते हैं। कितने भागों के अंदर, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। आपने वृत्ताकार और अवृत्ताकार 2 भागों में बांटा। होठों की बनावट के आधार पर पहले मात्रा और उच्चारण के आधार पर आपने 4 प्रकार से बांटा था और 2 प्रकार से होठों की बनावट होगी। 3 प्रकार से हैं, वो क्या है, वो है जीभ की क्रियाशीलता, मतलब जीभ क्या करती है, क्रियाशीलता कैसे करती है, जीभ कहाँ टकराती है, उसके आधार पर मित्रों 3 प्रकार से बांटा गया है। 3 कौन कौन से हैं, एक उदाहरण के माध्यम से आप समझेंगे। मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। जैसा कि ये अपना घर है, और अपन क्या करते हैं, ये अपना घर है और यहाँ से स्कूल से एक बच्चा दौड़ता है और सबसे पहले घर पे कौन पहुंचता है, यहाँ से 3 बच्चे, 3 बालक अपने विद्यालय की छुट्टी होने के बाद होड़ लगाते हैं कि सर्वप्रथम अपने घर पे कौन पहुंचेगा। तो यहाँ से 3 बच्चे दौड़ते हैं, एक ही साथ स्कूल की छुट्टी होने के बाद घंटी बजते ही तीनों बच्चे वहाँ से भागते हैं, अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। तीनों बच्चे आप देखेंगे कि सबसे आगे रहने वाला बच्चा सबसे आगे, यहाँ से स्कूल विद्यालय से तीनों बच्चों को छुट्टी होते ही वहाँ से रवाना होते हैं। तीनों बच्चे दौड़ते हैं अपने घर की ओर। तीनों बच्चे टारगेट बनाते हैं कि सबसे पहले घर पे कौन पहुँचता है। तो सर्वप्रथम जो बच्चा आगे रहता है और सबसे पहले पहुँचता है उसको क्या कहेंगे, अग्र क्या कहेंगे, और जो बीच में रहेगा वो होगा मध्य, और लास्ट रहेगा उसको कहेंगे पश्चिम। हो गए 3 प्रकार।
तीन प्रकार, मैं आपको इसी के माध्यम से समझाना चाह रहा था कि तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं। ऐसे ही बच्चे के भविष्य उदाहरण के माध्यम से आप समझें कि सबसे आगे रहा बच्चा, वो तो अग्र पंक्ति में रहेगा, पहले आएगा घर, वो आगे की पंक्ति में बैठेगा। जो दूसरे नंबर पर पहुंचा है उसको मध्य की लाइन में बिठाया जाएगा, और लास्ट में जो बच्चा पहुंचा है उसको तीसरी लाइन में बिठाया जाएगा। मतलब कि तीन प्रकार हो गए। तो अब तीन प्रकार से कौन कौन से आते हैं इसके अंदर भाग आप जानेंगे मित्रों। सर्वप्रथम आप अग्र स्वर, कौन सा स्वर, दूसरे नंबर पर मध्य स्वर, तीसरे नंबर पर मित्रों कौन सा स्वर है, वो है पक्ष स्वर। बहुत ही एक अच्छा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। इस उदाहरण के माध्यम से आपने तीनों के नाम तो जान लिए, अब मित्रों तीनों को किस प्रकार से सेट करना है वो अच्छी तरीके से मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूँ कि जो सबसे छोटा होगा, अपने 11 स्वर हैं, 11 स्वरों में सबसे छोटा स्वर और सबसे आगे रहता है वो स्वर कौन सा है, वो स्वर है अ। कौन सा है, अ। ये क्या है, सबसे छोटा है और छोटे स्वर को बीच में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, सबसे छोटा भाई होता है उसको मध्य में रखेंगे कि किसी प्रकार का कोई को डर नहीं रहे, इसलिए उसको बीच में रखेंगे। न तो आगे रखेंगे न पीछे रखेंगे, मध्य के अंदर सबसे छोटे वालों को रखेंगे और बाकी जितने भी होंगे जिनका अपन तीन लिख के, जिनका भी अपन स्वर लिखते हैं जिनके अंदर तीन लिखा जाता है वो तीसरे नंबर पर रखना है आपको। बहुत ही अच्छा आइडिया है। जैसे तीन लिखने से ये तीन लिखा और फिर ये आ लिखा, क्या लिखा, आ। फिर तीन लिखने से ऊ बनता है, फिर तीन लिखो फिर ये ऊ बनता है, फिर तीन लिख के ओ बनता है, फिर तीन लिख के आओ बनता है। मित्रों आपने तीन के बारे में पढ़ा कि आ, उ, ओ, आओ, और बाकी बचे हुए जितने भी होंगे वो सभी किसके अंदर आएंगे, वो सभी इसके अंदर आएंगे। बाकी कौन कौन बचे हैं, एक छोटी, एक बड़ी की और एक री, एक ए और एक आई, ये सभी किसके अंदर आएंगे, ये सभी इसी के अंदर आएंगे। ठीक है मित्रों, अग्र स्वर में आपने जान लिया ई, बड़ी ई, री, ए और आई। मध्य स्वर के अंदर जान लिया आपने अ, और पश्च स्वर के अंदर आ, उ, ओ, औ। मतलब आपको तीन तरीके मैंने अपनाए कि किस प्रकार से कैसे बांटना है। आपने जाना कि सबसे पहले तो अपन सबसे छोटा होगा उसको अपन बीच में रख देंगे, और उसके बाद जो तीन से स्वर शुरू होते हैं वो सभी तीसरे नंबर पर रख देंगे, और बाकी जितने भी होंगे वो अग्र के अंदर रख देंगे। अगला हमारा होगा स्वर को बांटने का तरीका, वर्गीकरण होगा, वो होगा जीवा प्रयत्न या तालु की स्थिति के आधार पर। कौन सा होगा, जीवा प्रयत्न या तालु की स्थिति के आधार पर। चौथे नंबर का जीवा प्रयत्न या कह सकते हैं तालु की स्थिति के आधार पर। इसका वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, इसका वर्गीकरण मित्रों 4 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, 4 प्रकार से। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है सवृत्त स्वर, कौन सा होता है, एक होता है विवृत्त स्वर, एक होता है अर्ध संवृत्त, एक होता है अर्ध
मित्रों चार प्रकार हो गए, एक तो समवृत्त स्वर, विवृत स्वर, अर्ध समवृत्त स्वर, अर्ध विवृत स्वर। अब अपन जानेंगे कि क्या होता है सवृत्त। वृत्त के समान कैसा? वृत्त के समान हमारा मुंह खुलता है तब कैसा होता है? स्वर कैसा होता है? वृत्त के जैसा, वृत्त सहित क्या होगा? सवृत्त। नाम आ रहे हैं सवृत्त, क्या है? मतलब वृत्त सहित। सवृत्त लगने से क्या होता है? वृत्त धन सहित, मतलब वृत्त साथ में है, कैसा होगा? वृत्त साथ में है। और विवृत्त, विवृत्त कैसा है? जिसके अंदर वृत्त होता है। सवृत्त मतलब बंद और विवृत्त मतलब खुला, कह सकते हैं। कैसा? समवृत्त मतलब बंद, वृत्त जैसा, वृत्त सहित, और विवृत्त मतलब खुला, वृत्त नहीं। अपन जानेंगे मुर्दा की स्थिति। आप मित्रों कि किस प्रकार से इसको बांटा गया है, वृत्त, सवृत्त और विवृत्त। यह आपने जान लिया होगा कि सर्वप्रथम ये होता है मुंह, क्या होता है? अपना मुंह। यहाँ होता है दंत, क्या होता है? ये दंत है। दंत के ऊपर वाला भाग यहाँ होता है मूर्धा, क्या होता है? मुर्दा, या उसको मसूड़ा भी कह सकते हैं। और यहाँ होता है अपना, क्या होता है? तालु, क्या होता है? ये अपना तालु है। तालु के नीचे वाला ये होता है कांकल, क्या होता है? कांकल। और यहाँ अंदर ये जीभ, क्या होती है? ये जीवा है। जीवा क्या करती है? या मसूड़ा और यहाँ कांकल के बीच का जो भाग होता है, ये सब कौन सा भाग होता है? ये तालुई भाग होता है। कैसा होगा? कांकल और इस मुर्दा के बीच का भाग कैसा होगा? ये होगा कांकली भाग। जब यदि अपन किसी भी शब्द को बोलेंगे तो अपन कैसे, अपनी स्थिति कैसी होगी? अपन बोलेंगे आ, क्या बोलेंगे? आ। तो आ बोलेंगे तब हमारा मुंह क्या होगा? खुलेगा। क्या होगा? मुंह कैसा होगा? आ बोलने पर मुंह खुलेगा, मतलब कैसा होगा? खुला। मुंह खुला मतलब सवृत्त हुआ। कैसा हुआ? मुंह खोलने पर स्थिति कैसी होती है हमारी? मुंह खुला मतलब वृत्त जैसा हुआ, विवृत्त। और इसका उल्टा होता है समवृत्त, ये होगा बंद। आ शब्द तुम बोलते हैं, अपना मुंह आगे से क्या होता है? खुलता है। ये जीभ क्या होती है? या पीछे टच होती है। कहाँ टच होती है? पीछे टच होती है। और आगे से मुंह कैसा होता है? हमारा मुंह खुल जाता है, इसलिए उसको कहते हैं खुला। तो आ किस में आएगा? आ इसमें आ जाएगा खुलने में। एक होता है कैसा मित्रों? विवृत्त, बंद बंद होगा। बाकी सभी में अपन बोलेंगे जो जीभ क्या होगी? बंद होगी। बाकी लिखोगी इसमें ई, बड़ी ई, री, ए और आई। ये मित्रों किसमें आएंगे? ये इसमें आएंगे, ये इसके ये ऊ और ऊ आएगा मित्रों। और ये हो गया
ये सभी इसी के अंदर आएंगे। और बाकी ए अर्थ संवृत एक होता है अपना यहाँ होता है ये तालवे, ये जीभ यहाँ होती है और यहाँ टच होती है, मतलब आधा मुंह तो खुला होता है और आधा मुंह कैसा होता है बंद। कैसा होता है? आधा तो खुलेगा, अर्ध विवृत, अर्ध विवृत, और यहाँ कैसा होगा अर्ध संवृत। जीभ यहाँ टच होगी, ये अपना तालु है, और जीभ बीच में से यहाँ टच होगी, मतलब आगे वाला भाग तो खुला रहेगा और पीछे वाला भाग बंद रहेगा। तो इस प्रकार से इसको अर्ध संवृत और अर्ध विवृत स्वर के अंदर बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? अर्ध संवृत और अर्ध विवृत। एक तो अ है, इसमें लिख दो, और बाकी ए और आउट इसमें आ जाएंगे, और बाकी ओ और आउट अर्ध संवृत ये इसमें आ जाएंगे। ये उनके 4 प्रकार मित्रों हमने जाना कि समृद्ध क्या होता है, जिसके अंदर बंद मुंह होता है ई, री और ऊ और ऊ, और विवृत में खुला मुंह, सिर्फ आ की ध्वनि आती है, मुंह खुलता है। अर्ध समृद्ध आधा मुंह खुला आधा बंद। अर्ध विवृत में क्या होता है? आधा ए ओ और ये होता है। ठीक है मित्रों, हमने इस प्रकार से जीवा प्रेतन और तालु की स्थिति के आधार पर इनको 4 प्रकार से बांटा गया था। अगला है एक और इसका अनुनासिकता। कौन सा है मित्रों? 5वां भाग अनुनासिकता। अनुनासिकता के आधार पर वर्गीकरण। मित्रों, अनुनासिकता के आधार पर इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है? अनुनासिकता आप जानते हैं किसे कहा जाता है? अनुनासिक अनुनासिक मित्रों, जिनको अपन चंद्र बिंदु कहते हैं, क्या कहा जाता है? ये इनको चंद्र बिंदु कहते हैं। ये क्या है? ये अनुनासिक है। क्या है? अनुनासिक स्वर। अनुनासिक मतलब इसका नाक से उच्चारण होता है। कैसे हो रहा है? नाक से उच्चारण हो रहा है। अनुनासिक, जैसे अनुनासिक को बांटने का बहुत ही सुंदर तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि जिनके ऊपर मात्रा लगती है उन पे तो अनुनासिक लगेगा नहीं, और जिनके ऊपर मात्रा नहीं लगेगी वो कैसा होगा? अनुनासिक। ये होगा निर्नुनासिक। अब आप मित्रों समझ गए होंगे अनुनासिक क्या होता है और निर्नुनासिक क्या होता है। मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। अनुनासिक कौन से? अनुनासिक वो लिख दो, जैसे मैं आपको लिख के बता देता हूँ, जिसमें आ छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा री। ये मित्रों इसके अंदर आते हैं, आप एक बार देख लीजिए। इसमें आपको क्या करना है मित्रों, मैं आपको बता रहा हूँ। अनुनासिक, अनुनासिक यही होता है। अनुनासिक ये जिसके ऊपर मात्रा नहीं है उसके ऊपर अपन लगा सकते हैं। देखो मात्रा, इसके ऊपर मात्रा नहीं है, इसके ऊपर अनुनासिक हो गया, इसके ऊपर अनुनासिक लगा सकते हैं अपन, ये इसके ऊपर अनुनासिक लगा सकते हैं। मित्रों ये बड़ी ही है, ये मैंने क्यों लिखा आपको? ये बताने के लिए कि मित्रों जिसके ऊपर मात्रा ऑलरेडी लगी हुई है उसके ऊपर आपको मात्रा लगाने की जरूरत नहीं है, तो उसको अपन क्या कहेंगे? उनको कहेंगे निर्नुनासिक। क्या कहेंगे? निर्नुनासिक। क्या कहेंगे?
निम्ननासिक। अब आप जान गए होंगे कि निम्ननासिक कौन कौन से, बाकी जो बचे हुए हैं वो सभी निम्ननासिक हैं। इसके ऊपर लगा सकते हैं, इसके ऊपर लगा सकते हैं, री के ऊपर लगा सकते हैं। तो मित्रों 1 2 3 4 5 6, ये 6 हैं। ये कौन से हैं? नासिक के स्वर हैं, जिनका नासिकता के आधार पर, नाक की इसके आधार पर इसको बांटा गया है, वो गया अनुनासिकता आधार पर। एक मित्रों इसका एक और प्रकार रहता है, वो भी मित्रों जान लीजिए, फिर इस स्वर का वर्गीकरण समाप्त करते हैं। मित्रों हमने जाना कि किस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया जाता है। हमने नासिकता के आधार पर जाना, अनुनासिक कौन कौन से होते हैं, जिनके ऊपर मात्रा अपन लगा सकते हैं वो तो इसके अंदर आएंगे, और जिनके ऊपर मात्रा नहीं लगा सकते हैं वो किसमें आएंगे। जीवा प्रयत्न आपने जान लिया। अब एक मित्रों एक और जान लीजिए, लास्ट एंड फाइनल, एक आपने जातीय स्वर, जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जाति के आधार पर मित्रों किस प्रकार से इसको बांटा गया है, जिसको कहते हैं सजातीय स्वर। दो भाग हैं, सजातीय स्वर और एक होता है मित्रों विजातीय स्वर। अब जान लीजिए आप कि सजातीय स्वर क्या होता है और विजातीय स्वर क्या होता है। सजातीय स्वर जो अपनी जाति से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें सजातीय स्वर कहा जाता है, जिसमें अपनी जाति के कौन से अ, धन, इन दोनों के योग से मिलने से क्या बना, ये अपनी जाति का है, इनकी जाति मिलाने से ई धन ई क्या बना, बड़ी ओ धन ओ क्या बना, बड़ा ओ। इस प्रकार से इनको कैसे भी मिलाओ, ये अपनी जाति का है, आ बढ़ेगा, आ और आ मिलाओ तो भी क्या बनेगा, आ बढ़ेगा। और मित्रों आ और आ होगा तो भी ये आ ही बढ़ेगा। इस प्रकार से ई का भी ऐसे है और ऊ का भी ऐसे है। मित्रों दीर्घ संधि आपने पढ़ी होगी, दीर्घ संधि के रूप इसके अंदर आते हैं। संधि को व्यवस्थित रूप से पढ़ेंगे आगे, परंतु उससे पहले हमें स्वरों को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। फिर आगे संधि का टॉपिक भी होगा, वो भी पढ़ाया जाएगा। उससे पहले बाकी विजातीय स्वर हैं, बाकी जितने भी स्वर हैं वो मित्रों किसमें आएंगे, विजातीय स्वर आएंगे। बाकी बचेंगे इसमें री है, ए आई ओ आओ, ये सभी मित्रों किसमें आएंगे, ये विजातीय स्वर हैं, बल्कि अन्य जातियों के मिलने से योग से बने हैं। तो इस प्रकार से हमने सजातीय स्वर और विजातीय स्वर के बारे में पढ़ा, जीवा प्रयत्न के आधार पर पढ़ा, नासिकता के आधार पर पढ़ा हमने। इस प्रकार से हमने स्वरों का वर्गीकरण आज पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर अपन मित्रों पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में कि किस प्रकार से व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो व्यंजन का वर्गीकरण नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। उससे पहले सभी दर्शकों से एक बार मेरा निवेदन रहेगा कि वो इंस्पायर पॉइंट यूट्यूब चैनल निम्बो उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को यदि आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।